वर्चुअल रियलिटी पॉकेट हंटिंग डायमेंशन से अलग थी। पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में बाहरी दुनिया का समय रुक जाता है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में बाहरी दुनिया का समय जारी रहता है। जब आर्य वर्चुअल मार्शल शहर से बाहर निकला तो कई घंटे बीत चुके थे। उसने पॉड का दरवाजा खोला और खड़ा हो गया। वह तना और गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे एक मुस्कान प्रकट की। एक बार में 550,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त करना बुरा नहीं था। अभी भी पहला स्थान प्राप्त करने और समग्र रैंकिंग के लिए पुरस्कार थे। उसे हर महीने एक निश्चित मात्रा में शैक्षणिक क्रेडिट भी प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर उसने इससे पैसा कमाया। आर्य नीचे गया और अपने कमरे में लौट आया। वह अपने सिर के पीछे हाथ रखकर बिस्तर पर लेट गया। अपनी खिड़की के बाहर शांत रात में बांस के अंकुरों को नाचते हुए देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी ताकत अभी भी थोड़ी कमजोर थी। उसे अभी भी आक्रामक डिवाइन आर्ट की कमी थी। अभी वह बचाव और गति में अच्छा था, लेकिन उसके हमलों में कमी थी। वह हर बार केवल अपनी गॉड आर्ट पर भरोसा कर सकता था, जो बहुत सारी ऊर्जा की खपत करता था और बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देता था। यदि आर्य के पास एक आक्रामक डिवाइन आर्ट होती तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाती। दुर्भाग्य से इस पल उसके पास पर्याप्त शैक्षणिक क्रेडिट नहीं थे। उसकी खिड़की के बाहर बांस के अंकुर सरसराए और आर्य बैठने से पहले कुछ और समय के लिए अपने विचारों के साथ बिस्तर पर लेटा रहा। उसका अगला लक्ष्य हवा और बिजली के पंख सीखना था। यदि वह इस डिवाइन आर्ट को सीखने में कामयाब रहा तो भले ही उसके पास आक्रामक डिवाइन आर्ट न हो, वह तेज होकर खामियों की भरपाई कर सकता था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह तेज है तो वह अपनी जान बचाने के लिए जल्दी भाग सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो खेल खेलने में बहुत अच्छा था, पर्याप्त तेजी से दौड़ना उसे सच्ची खुशी देगा। हालांकि उसकी हवा के पंख डिवाइन आर्ट और बिजली के पंख डिवाइन आर्ट पूरी नहीं थी, लेकिन वे एक मानक तक पहुंच गए थे जहां वह पहले से ही हवा और बिजली के पंख डिवाइन आर्ट को कल्टीवेट कर सकता था। आर्य ने हवा और बिजली के पंखों के लिए दस्तावेज खोला। 12 मिलियन से अधिक शब्द। आर्य को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ। अभी उसके पास काले बाघ बॉस के बैंगनी गोले नहीं थे और वह कल्टीवेट करने के लिए केवल अपचो ओपनिंग स्टेट क्रूर जानवर गॉड आर्ट के बैंगनी गोले का उपयोग कर सकता था, जिसे उसने निगला था। यह शायद इस डिवाइन आर्ट को सीखने में लगने वाले समय को बढ़ा देगा। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आर्य ने आगे नहीं सोचा। उसकी मानसिक शक्ति उसके मस्तिष्क में बह गई और एक बैंगनी गोला उसके मानसिक डायमेंशन में गायब हो गया, एक स्पष्ट धारा में बदल गया क्योंकि यह आर्य के दिमाग में बह गया। वह उस अस्पष्ट पाठ में डूबने लगा। अगली सुबह आर्य अपने होश में आ गया। उसने अपनी कनपटी को रगड़ा और उसकी आंखों में सुस्ती का संकेत दिखाई दिया। वास्तव में बॉस के बैंगनी गोलों के बिना डिवाइन आर्ट सीखना बहुत कठिन था। ये पहले से ही था जब उसने हवा के पंख डिवाइन आर्ट और बिजली के पंख डिवाइन आर्ट सीखा था और अभी भी शुरुआत में संदर्भ के रूप में उनका उपयोग कर सकता था। अन्यथा ये और अधिक कठिन होगा। खिड़की के बाहर उगते हुए 2 सूर्यों ने अपनी गर्म रोशनी आर्य के शरीर पर चमकाए। आरामदायक तापमान ने उसे अपनी आंखें आराम से सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। धोने के लिए उठने से पहले आर्य ने थोड़ी देर आराम किया। धोने के बाद आर्य को अपने फ़ोन पर एक संदेश मिला। उसने इसे देखने के लिए खोला और ये ललिता थी जो उसे एक साथ कक्षा में जाने के लिए कह रही थी। फेडरल यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम बहुत आरामदायक थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि छात्र भाग नहीं लेना चाहते थे। जब तक वे स्कूल वर्ष के अंत में परीक्षा पास करने में सक्षम थे, सब कुछ ठीक होगा। यदि उन्होंने नहीं किया तो यह बुरा होगा। आर्य स्कूल की काली वर्दी में बदल गया और नीचे चला गया। उसने ललिता को प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। जिस क्षण उसने दरवाजा खोला उसका इंतजार कर रही थी। उसने भी काली स्कूल की वर्दी पहनी थी और यह उस पर विशेष रूप से अच्छी लग रही थी। आर्य उस पर मुस्कुराया। सुप्रभात, तुमने वास्तव में काला भी चुना। ललिता ने आर्य को तिरछी नज़र से देखा। यह सैन्य वर्दी के समान है, दृढ़ लगती है। आर्य ने सिर हिलाया। यह मेरे लिए समान नहीं है, काला आसानी से गंदा नहीं होता। ललिता, स्मार्ट वॉशिंग मशीन पहले से मौजूद हैं, फिर भी ये साथी अभी भी गंदगी की परवाह करता है। चलो चलते हैं। ललिता को लगा कि उसके पास इस मूर्ख से कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए वह मुड़ी और चली गई। इस पर आर्य ने कहा, ओह सही, आज हमारे पास कौन सी कक्षाएं हैं? ललिता के होंठ फड़के और उसने निशब्द होकर आर्य को देखा। क्या तुमने समय सारिणी नहीं देखी? आर्य ने दांत दिखाए और खुशी से कहा, मैंने कल बहुत कड़ी मेहनत की और भूल गया। एक आगे बढ़ते मार्शल आर्ट्स छात्र के रूप में उसे लगा कि उसे वास्तव में इसे देखने की जरूरत नहीं है ना? वैसे भी ललिता के आसपास होने के साथ वह बस इसे देख सकती है। तर्कहीन जेपीजी आर्य का सीमित संस्करण। जब ललिता ने आर्य का उल्लासपूर्ण चेहरा देखा तो उसके माथे पर हरी नसें उभर आईं। तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है?
फिर उसने निशब्द होकर अपना माथा रगड़ा और कहा, हमारे पास एल्फ ब्रह्मांडीय क्षेत्र और दौड़ और सार्वभौमिक सामान्य भाषा होगी। पहले वर्ष के लिए मार्शल आर्ट्स कक्षाएं केवल सुबह आयोजित की जाती थीं और वे दोपहर में खुद कल्टिवेट करेंगे। आर्य ने सिर हिलाया। ओह, कक्षाएं डॉम से 10 किलोमीटर से अधिक दूर थीं और ये थोड़ी सी दूरी उन जैसे मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए बहुत कम मानी जाती थी। उनमें से 2 लापरवाही से कक्षाओं की ओर उड़े और 10 मिनट बाद उन्होंने शिक्षण भवन देखा। ये वह जगह थी जहां प्रथम वर्ष की मार्शल आर्ट्स कक्षाएं आयोजित की जाती थीं। न केवल एलीट क्लास बल्कि साधारण कक्षा भी यहाँ थी। इस पल जमीन पर शिक्षण भवन की ओर दौड़ने वाले कई छात्र थे और उनकी गति धीमी नहीं थी। आखिरकार नए छात्र भी कम से कम स्पिरिट मार्शल स्टेट में थे, इसलिए वे बहुत धीमे नहीं थे। बेशक नए छात्रों में केवल आर्य और ललिता उड़ सकते थे। जैसे ही वे आकाश में उड़े, इसने स्वाभाविक रूप से काफी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई लोग फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं सके। आर्य के मार्शल आर्ट्स शोधन परिणाम कल बाहर थे और मंच टिप्पणियों से फट रहा था। एक नए छात्र के रूप में जिसने अभी नामांकन किया है, वह लगभग 600 रैंकिंग में जगह बनाने में कामयाब रहा। वह वास्तव में प्रतिभाशाली था। अब जब आर्य दिखाई दिया तो उसने स्वाभाविक रूप से नए छात्रों से बहुत ध्यान आकर्षित किया। मार्शल तकनीक या मार्शल आर्ट्स कक्षाओं के अलावा कुलीन और साधारण प्रथम वर्ष के नए छात्रों की कक्षाएं भाषा या ब्रह्मांडीय ज्ञान पाठ्यक्रमों की तरह एक साथ होंगी, इसलिए कक्षा के रास्ते में अधिक लोग थे। आर्य असहाय था। अगर केवल उसके पास एक ऐसा उपकरण होता जो उसे सीधे अपने मस्तिष्क में ज्ञान प्रवाहित करने, इसे पूरी तरह से समझने और इसका उपयोग करने में सक्षम बनाता, तो उसे इन कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती। दुर्भाग्य से तकनीक अभी इतनी उन्नत नहीं थी। कहा जाता था कि कुछ उच्च तकनीक सभ्यताएं ऐसा कर सकती थीं। कुछ सभ्यताओं ने विशुद्ध रूप से स्पिरिट फोर्स तकनीक विकसित की और उनकी जाति भी बहुत मजबूत थी। हर जाति का जन्मजात उपहार अलग था। आर्य और ललिता ने समय सारिणी पर बताई गई कक्षा पाए और प्रवेश किया। शुरू में कुछ शोरगुल वाली कक्षा अचानक चुप हो गई जब ये 2 लोग अंदर आए और हर कोई उन्हें देखने के लिए मुड़ गया। आर्य ने कक्षा में स्कैन किया। यह विशाल थी और 100 से अधिक लोगों को फिट कर सकती थी। इस पल सीटें पहले से ही लगभग 1/3 भर चुकी थीं। एलीट क्लास के साथ साथ साधारण कक्षा भी थी। सबकी नज़रों के नीचे आर्य और ललिता कक्षा की आखिरी पंक्ति में चले गए और खाली सीटों पर बैठ गए। इन दोनों लोगों के बैठने के बाद कक्षा के चारों ओर फुसफुसाहट थी और समय समय पर उनकी ओर कुछ नज़रें भी थीं। इस संबंध में आर्य बहुत कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वे अब बहुत प्रसिद्ध थे और कक्षा में आना अंधेरे में जुगनुओं की तरह हड़ताली था। अधिक से अधिक छात्रों ने कक्षा में प्रवेश किया और यह बहुत जल्दी 3/4 भर गई। तब आर्य को एहसास हुआ कि यश और बाकी अभी तक वहां नहीं थे। वह सोच रहा था कि क्या वे कल्टीवेशन में बहुत तल्लीन थे और इसके बारे में भूल गए। लेकिन हर किसी का कल्टीवेशन अलग था और आर्य ने उन्हें भी बाधित नहीं किया। बहुत जल्द शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया और कक्षाएं शुरू हो गईं। कक्षा एल्फ कॉस्मिक रियल्म का एक होलोग्राफिक मैप प्रोजेक्ट करके आयोजित की गई थी, जबकि शिक्षक ने स्पष्टीकरण दिया। एल्फ ब्रह्मांडीय क्षेत्र और दौड़ कक्षा मुख्य रूप से एल्फ कॉस्मिक रियल्म और आंतरिक जाति के नक्शे के बारे में बात करती थी। सबसे महत्वपूर्ण स्पष्ट रूप से एल्फ जाति थी। एल्फ कॉस्मिक रियल्म क्षेत्र लगभग 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर था। एल्फ जाति एल्फ कॉस्मिक रियल्म के केंद्र में स्थित थी और पूरे कॉस्मिक रियल्म में सैकड़ों जातियां थीं जो एल्फ जाति द्वारा आश्रय में थीं। मानव जाति उनमें से एक थी। 2000 वर्षों के भीतर एक नई ब्रह्मांडीय सभ्यता जाति के रूप में मानव जाति एल्फ के कॉस्मिक रियल्म के किनारे पर स्थित थी, जादुई क्षेत्र के पास। ब्लेड डीमन जाति चतुराई से जादुई क्षेत्र के किनारे पर स्थित थी। ये भी एक नई ब्रह्मांडीय सभ्यता जाति थी और मानव जाति की तुलना में केवल कुछ हजार साल अधिक विकसित थी। तो इस तरह ये 2 छोटे पौधे शुरू हुए। एल्फ कॉस्मिक रियल्म में उन जातियों के अलावा जिन्हें कल्पित बौने द्वारा आश्रय दिया गया था, कुछ ऐसी जातियां भी थीं जो उनके द्वारा आश्रय में नहीं थीं क्योंकि वे बहुत बदसूरत थीं या नष्ट करना या अराजकता पैदा करना उनकी प्रकृति थी। ठीक स्पाइक बॉल लोगों की तरह वे बदसूरत श्रेणी के थे, इसलिए वे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण थे। हालांकि उनके संसाधन एल्फ जाति के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे, लेकिन वे अन्य जातियों के लिए काफ़ी उपयोगी थे। इसलिए वे या तो पलायन करते हैं या नष्ट हो जाते हैं। एल्फ कॉस्मिक रियल्म में अराजक या बंजक क्षेत्र भी थे। इन क्षेत्रों में रहना कठिन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी भी जाति को उनमें दिलचस्पी नहीं थी। शायद केवल कीड़ा जाति ही दिलचस्पी लेगी। ये कहा जाना चाहिए कि ब्रह्मांड इतना बड़ा था कि केवल एल्फ कॉस्मिक रियल्म अकल्पनीय रूप से विशाल था। बेशक ये केवल मानव जाति के लिए विशाल था। जहाँ तक उन सभ्यताओं की बात है जो सैकड़ों लाखों वर्षों या उससे अधिक समय से ब्रह्मांड में विकसित हुई हैं, वे ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं? आर्य ने खुलासा किया कि उसे बहुत यकीन नहीं था।
जब तक कक्षा समाप्त हुई और शिक्षक ने कक्षा छोड़ दी, तब तक कई छात्र थे जो अभी भी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में डूबे हुए थे और अपने होश में वापस नहीं आए थे। ये पाठ बहुत चौंकाने वाला था और इन विशेषाधिकार प्राप्त छात्रों को ये जानने की अनुमति दी कि वे वास्तव में कितने छोटे थे। केवल खुद की स्पष्ट समझ होने से ही वे अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना सीखेंगे। आर्य ने अपना सिर हिलाया और राहत की सांस ली। यह आखिरकार खत्म हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये चीज़ें डिवाइन आर्ट्स की तुलना में 10 के भीतर परिवर्धन जितनी सरल थीं। आर्य ने केवल एक बैंगनी गोला इस्तेमाल किया और वह उन सभी चीज़ों को समझने में कामयाब रहा जो उसे सीखने की ज़रूरत थी। उसे अगली बार बस कक्षा छोड़ देनी चाहिए। ललिता, जो शिक्षण सामग्री को गंभीरता से देख रही थी, ने अपना मुंह फड़काया और गहरी सांस ली। वह वास्तव में अपना भला निकालना चाहती थी और इस मूर्ख में कुछ छेद करना चाहती थी। ललिता से विस्फोटक ऊर्जा महसूस करते हुए आर्य जम गया और मुस्कुराया। सार्वभौमिक सामान्य भाषा कक्षा जल्द ही शुरू होगी, है ना? ये कौन सी कक्षा है? क्या हम चलें? उद्धरण चिन्ह ... ये कक्षा है। ललिता की निराश आवाज़ सुनकर आर्य ने चुपचाप सिर हिलाया। ओह... ये ललिता ऐसी लग रही थी जैसे वह फटने वाली थी, इसलिए उसे आगे न उकसाना बेहतर होगा। ब्रेक की अवधि केवल आधे घंटे की थी और कक्षा शुरू हो गई। आर्य ने एक बार फिर अर्थेरा में एक विदेशी भाषा सीखने की भावना का अनुभव किया। इस बार जो अलग था वह यह था कि उसके पास बैंगनी गोला था। जब तक आपके पास एक था, यह गारंटी देगा कि आप एक सीधे छात्र बन जाएंगे। यह इसके लायक था। सार्वभौमिक सामान्य भाषा कक्षा जटिल नहीं थी और बहुत जल्द कई छात्र सरल बातचीत में शामिल हो सकते थे। ये एल्फ ब्रह्मांडीय क्षेत्र और दौड़ कक्षा से अलग थी। इस पूरे पाठ में एक आनंदमय माहौल था। सुबह की कक्षा समाप्त हो गई और आर्य और ललिता दूसरों की सतर्क नज़र के तहत कक्षा से चले गए। चूंकि दोपहर में कोई कक्षा नहीं थी, इसलिए छात्र खुद को कल्टीवेट करने के लिए डॉर्मेट्री लौट आए और वे दोनों भी डॉर्मेट्री की दिशा में उड़ गए। रास्ते में दोनों ने मार्शल आर्ट्स के ज्ञान पर चर्चा की और जल्द ही प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए डॉर्मेट्री में पहुंच गए। बस इस पल ललिता को कुछ मिला और उसने नीचे की ओर इशारा किया। वह चिल्लाई, आर्य, उस बच्चे को देखो। आर्य ने उस दिशा में देखा जहां ललिता इशारा कर रही थी और महसूस किया कि एक छोटी चांदी के बालों वाली लड़की थी जो लगभग 1 मीटर लंबी दिखाई दे रही थी, सड़क के किनारे डॉर्मेट्री क्षेत्र में। छोटी लड़की ने हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी जिसमें उसके छोटे पैरों पर घुटने तक ऊंचे सफ़ेद मोजे थे। उसके पैरों पर गुलाबी चमड़े के जूते थे और एक लाल बैग ले जा रही थी। वह आगे छोटे कदम उठा रही थी। वे नहीं जानते थे कि वह कहाँ जा रही थी। आर्य, क्या आज के समय और उम्र में भी छोटे बच्चे बैकपैक ले जाते हैं? रुको, यह मुद्दा नहीं है। आखिरकार कुछ ग्रहों पर रेट्रो होना काफ़ी लोकप्रिय था। सवाल यह है कि क्या ये एलीट क्लास में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए डॉर्मेट्री क्षेत्र नहीं है? यहाँ एक छोटी लड़की क्यों होगी? उसे याद नहीं था कि उनकी कक्षा में कोई छोटी लड़की थी। आर्य ने उस छोटी लड़की को देखा जिसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने उन्हें आकाश में देखा है और धीरे धीरे चल रही थी, और उसे लगा कि चीज़ें इतनी सरल नहीं थीं। हालांकि ये फेडरल यूनिवर्सिटी थी आखिरकार और जिन्याओ सेज यहाँ थे, इसलिए यदि यह छोटी लड़की खतरनाक होती तो वह प्रवेश नहीं कर पाती। क्या ये छोटी लड़की किसी शिक्षक की बेटी या सहपाठी की छोटी बहन हो सकती है? उस विचार के साथ आर्य ललिता की ओर मुड़ा। ललिता, अपनी गॉड आर्ट का उपयोग करके देखो इस छोटी लड़की के साथ क्या है। यहाँ एक छोटी लड़की का दिखना बहुत असामान्य था। बस सुरक्षित रहने के लिए आर्य अभी भी चाहता था कि ललिता देखे कि क्या वह कोई अजीब व्यक्ति है या नहीं। अपनी गॉड आर्ट के साथ वह ये पता लगाने में सक्षम होनी चाहिए कि क्या वह छोटी लड़की कोई अजीब व्यक्ति थी। ललिता ने आर्य जैसी ही भावनाओं को साझा किया। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने छोटी लड़की को ध्यान से देखा। आर्य ललिता की ओर मुड़ा। कैसा है? क्या कोई समस्या है? ललिता ने जवाब नहीं दिया और केवल अपनी भौहें उठाईं। फिर उसकी आंखों में एक जटिल भ्रूण चमका और तेज चमकने लगा। कुछ समय बाद वह मुस्कुराए। कोई समस्या नहीं मिली, एक साधारण छोटी लड़की लगती है, शायद वह किसी शिक्षक की बेटी है। आर्य का मुंह हैंग गया। कौन सा शिक्षक इतना अविश्वसनीय है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया? ये कहकर एक निश्चित महिला शराबी अपनी शराब गटकते हुए उसके सिर में उभरी। फिर उसे याद आया कि महिला शराबी अभी भी अविवाहित थी, इसलिए यह वह नहीं हो सकती थी। वैसे उसने इन दिनों उस शराबी को नहीं देखा था। उसने कहा था कि वह उसे एक मौका देना चाहती थी और उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका क्या मतलब था। ललिता हंसी। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं, शायद वह किसी की छोटी बहन है। तभी चांदी के बालों वाली छोटी लड़की अचानक अपने बाएं पैर पर लड़खड़ा गई। उसके हाथ आगे फैल गए और उसका छोटा शरीर जमीन पर गिर गया। आर्य, ललिता,
आर्य और ललिता ने उस चांदी के बालों वाली छोटी लड़की को देखा जो काफी देर तक जमीन पर पड़ी रही, और एक पल के लिए माहौल बहुत अजीब हो गया। चूंकि यह नए छात्रों के लिए शिक्षण भवन जाने का रास्ता था और ललिता और आर्य ऊपर उड़ रहे थे, वे अन्य छात्रों की तुलना में बहुत तेज थे और अब सड़क पर कोई नया छात्र नहीं था। चांदी के बालों वाली छोटी लड़की अकेली थी जो चुपचाप जमीन पर लेटी थी। आर्य के मुंह के कोने फड़के, मुझे मत बताओ कि उसे चोट लगी है। आर्य और ललिता ने एक दूसरे को देखा और छोटी लड़की के बगल में उतरे। आर्य ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और छोटी लड़की के शरीर को स्कैन किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जबकि ललिता ने चिंता से पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम ठीक हो? इस पल चांदी के बालों वाली छोटी लड़की जो जमीन पर थी ने जवाब दिया, आह, मैं गिर गई, मुझे ऊपर उठाने के लिए एक प्यारी बड़ी बहन की जरूरत है। छोटी लड़की की आवाज़ कांप नहीं रही थी, ये तारों की रोशनी की तरह स्पष्ट थी और कानों को बहुत भाती थी। लेकिन उसने जो कहा उसने आर्य और ललिता को संदेह में डाल दिया कि क्या उन्होंने उसे गलत सुना है। इस छोटी लड़की ने क्या कहा? आर्य का मुंह हैंग गया। उसने जमीन पर पड़ी चांदी के बालों वाली छोटी लड़की को देखा और कुछ हद तक सन्न था। वह चिंतित था कि इस छोटी लड़की को चोट लगी थी, लेकिन जैसा कि यह निकला, वह बस किसी के उसे उठाने का इंतजार कर रही थी। ललिता भी हतप्रभ थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चांदी के बालों वाली छोटी लड़की ऐसा कुछ कहेगी। हर कोई चुप था और छोटी लड़की को शायद लगा कि कोई उसे उठाने वाला नहीं है, इसलिए वह अपनी स्पष्ट आवाज के साथ एक बार फिर चिल्लाई, आह, मैं गिर गई, मुझे ले जाने के लिए एक प्यारी बड़ी बहन की जरूरत है। आर्य, वह जमीन पर पड़ी छोटी लड़की पर मुस्कुराया, कैसा रहे अगर एक हैंडसम बड़ा भाई तुम्हारी मदद करे। 2:11 एक बार फिर सन्नाटा था और चांदी के बालों वाली छोटी लड़की की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, अगर कोई बड़ी बहन मुझे उठाने वाली नहीं है तो बस मुझे रहने दो, मैं बाद में खुद उठ जाऊंगी। आर्य, उसने सूक्ष्मता से अपनी छाती पकड़ ली, इस दिल के दर्द का क्या? ललिता का मुंह हट गया और उसने अपनी हंसी दबा दी। फिर वह चांदी के बालों वाली छोटी लड़की के पास गई और उसे धीरे से उठाया, उसे ठीक से बैठने की अनुमति दी। इस पल आर्य और ललिता ने इस छोटी लड़की का चेहरा देखा। बेबी फैट, बड़ी आंखों और नीली पुतलियों के साथ उसका चेहरा बहुत प्यारा था। वह एक प्यारी छोटी लड़की थी। हालांकि उसका चेहरा पवित्र जल झील की सतह की तरह शांत था, बिल्कुल कोई हलचल नहीं थी। चांदी के बालों वाली छोटी लड़की को उठाने के बाद ललिता ने उसकी गुलाबी पोशाक पर धूल को थपथपाया और उसके छोटे चेहरे से धूल भी पोंछ दी। एकमात्र अच्छी बात यह है कि छोटी लड़की ने खुद को चोट नहीं पहुंचाई। आर्य ने भावशून्य छोटी लड़की को देखा और अपनी गरिमा बचाने की कोशिश की। उसने एक कोमल मुस्कान दिखाए, छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? चांदी के बालों वाली छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया और अपनी नीली आंखों से आर्य को बिना बोले देखा। माहौल बहुत अजीब था। आर्य ने छोटी लड़की के भावशून्य चेहरे को देखा और महसूस किया कि वह अब अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं रख सकता। तभी छोटी लड़की ने अपना मुंह खोला और कहा, यंगइंग वन। आर्य, क्या वे सभी लोग जो प्यारा अभिनय करते थे अर्थ एरा के दौरान पूरी तरह से मिट नहीं गए थे? ये छोटा साथी वास्तव में अज्ञानी था। बुरे इरादों के साथ प्यारा अभिनय करना एक अच्छे बच्चे को नहीं करना चाहिए। आर्य ने गहरी सांस ली और इस छोटी लड़की को फिर से शुरू करने का मौका देने का फैसला किया। इसलिए वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और फिर पूछा, छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? इस बार चांदी के बालों वाली छोटी लड़की ने बहुत जल्दी जवाब दिया। तभी छोटी लड़की ने अपना मुंह खोला और कहा, यंगइंग। आर्य, क्या वह इस छोटे छोकरे के नितंबों को मार सकता है? तभी ललिता इसे और नहीं देख सकी। उसने आर्य पर तिरस्कार में अपनी आंखें घुमाईं। क्या तुम जानते हो कि तुम अभी एक अपराधी की तरह हो जो एक बच्चे का अपहरण करेगा? आर्य के मुंह के कोने फड़के और उसका दिल दुख गया। उसकी अपनी छवि ऐसी निकली, यह नहीं हो सकता। इस पल ललिता छोटी लड़की पर मुस्कुराए, छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? चांदी के बालों वाली छोटी लड़की, जो मूल रूप से आर्य को भावशून्य देख रही थी, ललिता को अपनी नीली आंखों से चमकते हुए देखा, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी शांत थी। बड़ी दीदी, मुझे यंगइंग कहा जाता है। आर्य, ललिता दोनों ने शर्मिंदगी में एक दूसरे को देखा। दोनों ने सोचा कि यह छोटी लड़की प्यारा होने की कोशिश कर रही थी, तो उसका नाम वास्तव में यंगइंग था। इस प्रकार का नाम अभी भी मौजूद है। उसके माता पिता क्या सोच रहे थे? खांसा, छोटी लड़की, तुम्हारा परिवार कहाँ है? बड़ा भाई तुम्हें घर भेज देगा। आर्य को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में इस प्यारी छोटी लड़की को अभी गलत समझा, इसलिए वह यंगइंग की ओर एक बार फिर मुस्कुराया। जब यंगइंग ने वह सुना तो वह आर्य को देखने के लिए मुड़ी और उसकी आंखों में तारों की रोशनी गायब हो गई। यह एक बार फिर भावशून्य था। आर्य ने यंगइंग की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा और उसका दिल दुख गया। वह ललिता और उसके प्रति इतनी अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों करती है? वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा परिवार सितारे हैं।
यंगइंग की स्पष्ट आवाज़ एक बार फिर गूंजी, लेकिन उसने जो कहा उसने आर्य और ललिता को हैरान कर दिया। सितारे, उसका क्या मतलब था? तो उन्हें उसे कहाँ भेजना चाहिए? पूरा ब्रह्मांड तारों से भरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्ची घर से भाग गई हो? तो उसने ये बातें कहीं। ठीक जब दोनों लोग बदहवासी में थे, चांदी के बालों वाली छोटी लड़की ने सीधे आर्य को देखा, अपना सिर झुकाया और उसकी नीली आंखों में संदेह का संकेत चमका। तुम बहुत खास हो। जैसे ही वह बोली, वह आर्य को सूंघने के लिए भी आगे झुकी, फिर उसकी आंखों में आकर्षण का एक रंग दिखाई दिया। तुम्हारे पास बहुत अच्छी गंध है, परेशान करने वाली नहीं। जब आर्य ने यंगइंग के शब्द सुने तो वह थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने यंगइंग को संदेह से देखा जो उसे एक छोटे पिल्ले की तरह सूंघ रही थी। क्या अच्छी गंध है? उसे अचानक एहसास हुआ कि यह छोटी लड़की शायद एक सभ्य छोटी लड़की नहीं हो सकती है। ललिता ने पहले कभी नहीं कहा था कि वह अच्छा महक रहा था, तो ये छोटी लड़की ऐसा क्यों कहेगी? जब यंगइंग ने सुना कि आर्य ने क्या कहा तो उसकी नीली आंखों में भ्रम का संकेत चमका और उसकी आवाज़ में अंततः थोड़ा उतार चढ़ाव आया। तुम्हारी आभा अच्छी महकती है, बहुत अंतरंग। जब आर्य ने वह सुना तो वह हतप्रभ रह गया। आभा अच्छी महकती है, बहुत अंतरंग। फिर वह ललिता को देखने के लिए मुड़ा जो अनिश्चित भी लग रही थी। क्या मेरी आभा के बारे में कुछ खास है? ललिता ने उसकी आभा को गंभीरता से महसूस करने की कोशिश की और देखने के लिए गॉड आर्ट और डिवाइन आर्ट का भी उपयोग किया और अंत में अपना सिर हिलाया। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि यह चांदी के बालों वाली छोटी लड़की वैसी नहीं लग रही थी जैसा उन्होंने सोचा था। वह एक सभ्य छोटी लड़की नहीं थी। उसी समय आर्य के दिल में कुछ अनुमान थे। क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि वह कल्टीवेट करने के लिए लाल गोलों का उपयोग कर रहा था? हालांकि वह नहीं जानता था कि लाल गोले क्या थे। हालांकि यह अलीशा को आग के स्रोत को जगाने में मदद कर सकता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि ऊर्जा स्तर कम नहीं होना चाहिए, बस मात्रा कम थी। शायद वह कल्टीवेट करने के लिए लाल गोलों का उपयोग कर रहा था, इसलिए इस छोटी लड़की को यह एहसास हुआ। लेकिन ललिता या नैना या यहाँ तक कि हर कोई जिससे वह पहले मिला था, जिसमें ब्लेड डीमन जाति भी शामिल थी, को यह एहसास क्यों नहीं हुआ? उसने उस चांदी के बालों वाली छोटी लड़की को देखा जिसने उसे सूंघा और उसमें फिर से दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उसने अपना सिर ललिता की ओर घुमाया। ये छोटा साथी वास्तव में कौन है? आर्य ने चांदी के बालों वाली ललिता यंगइंग को देखा, फिर अपनी नज़र ललिता की ओर स्थानांतरित कर दी जो उसे वापस देख रही थी। हालांकि छोटी ललिता अनोखी लग रही थी, आर्य और ललिता उससे कोई आभा या बुरा इरादा महसूस करने में असमर्थ थे। इसके अलावा आर्य ने यंगइंग को देखा जो ललिता को चमकती आंखों और तिरछी मुस्कान के साथ देख रही थी। ये छोटी ललिता एक असामान्य ललिता है। एक सामान्य ललिता संभवतः बड़ी लड़कियों को कैसे पसंद कर सकती है? तभी ललिता यंगइंग पर मुस्कुराई और पूछा, छोटी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यंगइंग ने अपना सिर उठाया और उदासीनता से उत्तर दिया, यंगइंग। ललिता थोड़ी चौंक गई, फिर उसने यंगइंग को फिर से बोलते हुए सुना, बड़ी बहन, आप मुझे यंगइंग कह सकती हैं। ललिता ने यंगइंग के शब्दों को सुनकर एक कोमल मुस्कान दिखाई और उसके छोटे सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने फिर उत्तर दिया, तो छोटी यंगइंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम खो गई हो? यंगइंग ने अपना सिर हिलाया और सीधे खड़ी हो गई, अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और अपने भावहीन चेहरे पर अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव दिखाया। बाद में वह थोड़ी ऊंची आवाज के साथ बोली, मैं टिंग को ढूंढने आई हूँ ताकि हम एक साथ स्कूल जा सकें। मैं अभी जागी हूँ। टिंग। आर्य और ललिता ने कुछ हद तक खुश यंगइंग को देखा, फिर एक दूसरे को अपनी आंखों में संदेह के साथ देखा। अंत में ललिता मुस्कुराई और पूछा, यंगइंग, टिंग कौन है? टिंग मेरी दोस्त है, वह मुझे झूले पर खेलने के लिए बाहर लाए। टिंग नामक छोटी लड़की की बात करते समय चांदी के बालों वाली छोटी ललिता के चेहरे पर अधिक जीवंत अभिव्यक्ति थी, साथ ही साथ उसकी चमकती नीली आंखों में एक रोशनी थी। यहाँ तक कि उसके बोलने का लहजा भी थोड़ा तेज हो गया था। जितना अधिक उन्होंने सुना उतना ही आर्य और ललिता भ्रमित थे। ये छोटी लड़की अपने छोटे दोस्त को एक साथ कक्षा में जाने के लिए ढूंढने के लिए उनके विश्वविद्यालय क्यों आई? क्या वे फेडरल यूनिवर्सिटी में नहीं हैं? छोटी लड़की के दिखने से उसे किंडरगार्टन में होना चाहिए, है ना? एक मिनट रुको। आर्य और ललिता ने अपनी आंखें झपकाईं और एक समस्या का एहसास किया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह छोटी लड़की शिक्षक की बेटी या बहन नहीं थी? वह यहाँ होने का कारण अपने छोटे दोस्त को एक साथ स्कूल जाने के लिए ढूंढना था। सदमे को उनकी आंखों में देखा जा सकता था क्योंकि उन्होंने इस समस्या का एहसास किया। ये छोटी लड़की ग्रह वीनस पर कैसे आई? आर्य ने एक कोमल मुस्कान दिखाई और यंगइंग को देखा। छोटी यंगइंग, तुम यहाँ कैसे आए? यंगइंग ने अपना सिर झुकाया और आर्य को देखा, जैसे उसकी स्पष्ट नीली आंखों में संदेह का एक नज़र दिखाई दिया, जैसे कि उसने कोई बेवकूफ़ सवाल पूछा हो। क्योंकि मैं चाहती थी। तुम चाहती थी?
आर्य का दिल उछल गया और उसे बोलने में सक्षम होने से पहले खुद को शांत करना पड़ा। क्या कोई तुम्हें यहाँ लाया? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सवाल सुनकर यंगइंग रुकी, जैसे कि वह अपने विचारों में गहरी गिर गई हो। अंत में उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जैसे कि कुछ खोज लिया हो और आर्य को सावधानी से देखने के लिए मुड़ी। उसी समय वह 2 कदम पीछे हटी। क्या आप वह हैं जिसे टिंगटिंग बच्चा तस्कर कहती है? क्या ये वह महान प्रश्न है जो आप छोटे बच्चों से यह जांचने के लिए पूछते हैं कि क्या उनके माता पिता आसपास हैं? आर्य, ललिता, बच्चा तस्कर। आर्य ने यंगइंग की स्पष्ट नीली आंखों में सतर्क नज़र पर नज़र डाली और अपनी छाती में दर्द महसूस किया। मैं, आर्य, हैंडसम, प्रतिभाशाली और रोमांटिक असाधारण वास्तव में एक छोटी लोलिता द्वारा बच्चा तस्कर के रूप में देखा जा रहा हूँ। उसे अचानक मरने का विचार आया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यहाँ एक छात्र हूँ। उसे लगा कि बाल लोलिता कुछ हद तक अनोखी थी और उसके लिए खतरा नहीं बनना चाहता था। अगर वह वास्तव में कोई महत्वपूर्ण थी तो क्या वह बड़ी मुसीबत में नहीं होगा? यंगइंग ने उसे संदेह से देखा। सच में? आर्य ने अपना सिर हिलाया। बेशक, यंगइंग ने भी जवाब में अपना सिर हिलाया। ठीक है आर्य, ललिता, उसने बस मुझ पर विश्वास किया। दोनों ने एक दूसरे को फिर से देखा और महसूस किया कि उनकी पिछली धारणा गलतफहमी हो सकती है। कौन जानता था कि क्या उनके सामने वाली लड़की बस एक साधारण छोटी लोलिता थी? कौन जानता था कि क्या टिंगटिंग नामक एक और छोटी लोलिता थी और यंगइंग उसे ढूंढने और एक साथ स्कूल जाने वाली थी? लेकिन यहाँ आसपास किंडरगार्टन कहाँ है? आर्य ने व्यक्त किया कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। ठीक इसी समय यंगइंग ने अचानक पूछा, क्या आप दोनों ने टिंगटिंग को देखा? आर्य और ललिता सवाल से थोड़े चौंक गए। ललिता यंगइंग के सामने उकड़ूं बैठी और मुस्कुराए। टिंगटिंग कैसी दिखती है? बड़ी बहन पूछने में आपकी मदद कर सकती है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि टिंगटिंग कौन थी, किसी को खोजने के कई तरीके थे। चूंकि वे पहले से ही उससे बात कर रहे थे तो उसकी मदद क्यों न करें? बेशक, मुख्य कारण ये था कि यंगइंग बहुत प्यारी थी और उसने ललिता को यंगइंग की देखभाल और सुरक्षा करने की आवेग दी। यंगइंग ने अपना सिर एक तरफ झुकाया जैसे कि विचार में हो और फिर उत्तर दिया, वह ऐसी दिखती है। जवाब देते समय उसका छोटा हाथ थोड़ा कांप गया और उनके आसपास का क्षेत्र 10 मीटर को शामिल करते हुए पिच काला हो गया जैसे कि सूरज गायब हो गया हो। बाद में तारों की रोशनी के बाद तारों की रोशनी दिखाई दी और एक दूसरे से जुड़ गई, एक दृश्य की रूपरेखा खींचती है। इसमें एक छोटा झूला वाला एक छोटा बगीचा चित्रित किया गया था जिसमें जंजीरें थोड़ी जंग लगी थीं। चांदी के बालों वाली यंगइंग ने सफ़ेद मोजा के साथ वही गुलाबी फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटनों को पार करती थी और चमड़े के जूतों की एक जोड़ी। वह उसी भावहीन अभिव्यक्ति के साथ झूले पर बैठी थी, लेकिन उसके पीछे एक गोल चेहरे पर शानदार मुस्कान के साथ एक जुड़वां चोटी वाली छोटी लोलिता खड़ी थी। उसने झूले को धक्का दिया और उसे झूलने दिया क्योंकि जंजीरों ने चरमराती आवाज़ें पैदा की। पूरा दृश्य जुड़वां चोटी वाली छोटी लोलिता की हंसी से भरा था। आर्य और ललिता ने बदहवासी में तारों की रोशनी से बनी छवि को देखा, उनकी आंखें भारी सदमे से भरी थीं। ये छोटी लोलिता वास्तव में एक सामान्य छोटी लोलिता नहीं है। ये कौन सी तकनीक है? अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने उनके आसपास की सारी रोशनी मिटा दी और छवि बनाने के लिए तारों की रोशनी भी पैदा की। वह निश्चित रूप से एक बड़ा शॉट है। हालांकि दोनों ने शुरू में महसूस किया था कि छोटी लोलिता पहले साधारण नहीं थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अतिरंजित होगा। इसके अलावा छोटी लोलिता की हर हरकत और शब्द बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह थे। वह स्कूल जाने के लिए अपनी दोस्त को भी ढूंढ रही थी। उसकी उम्र की एक छोटी लड़की के पास इतनी भयानक शक्ति क्यों है? आर्य और ललिता ने अपनी आंखों में सदमे के साथ एक दूसरे को देखा। क्या यह एक पूरी तरह से जागृत कॉस्मिक ग्रेड गॉड आर्ट हो सकती है? और उसने इसमें लंबे समय तक कल्टीवेट किया था, या वह शुरू करने के लिए मानव नहीं थी? दोनों को अचानक यंगइंग के शब्द याद आए, मेरा परिवार सितारे हैं। दोनों ने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ एक दूसरे को देखा। उन्होंने बस सोचा था कि छोटी लोलिता शरारती हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। महान स्टार स्पिरिट जाति ने कहा कि वह तारों की रोशनी से पैदा हुई है। जन्म पर वे कॉस्मिक रियल स्टेट में होंगे और वयस्कता में कॉस्मिक लॉर्ड्स बन जाएंगे। झटका और अविश्वास दोनों की आंखों में चमक उठा। क्या ये छोटी लोलिता वास्तव में महान स्टार स्पिरिट जाती है? इसके बारे में सोचने पर पसीना उनके माथे से नीचे टपकने लगा। यह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो जन्म लेने पर कॉस्मिक रियल स्टेट में थी। कॉस्मिक रियल प्राणी आसानी से आकाशगंगा को नष्ट करने में सक्षम हैं, लेकिन इसकी संभावना कम नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये छोटी लोलिता मानव दिखती है। आर्य और ललिता ने कभी महान स्टार स्पिरिट जाति को नहीं देखा था, लेकिन उन्हें मनुष्यों की तरह नहीं दिखना चाहिए, है ना? और स्टार स्पिरिट जाति की आबादी पूरे ब्रह्मांड में 10,000 से कम के साथ बहुत कम थी।
ब्रह्मांड इतना बड़ा है, वे संभवतः एक स्टार स्पिरिट प्राणी का सामना कैसे कर सकते हैं? उसके एक जागृत गॉड आर्ट के साथ एक प्रोडिजी होने की संभावना अधिक होनी चाहिए, है ना? आखिरकार अलीशा ऐसा ही एक उदाहरण थी। कौन जानता था कि क्या उसके शब्द बस एक छोटे बच्चे की बड़बड़ाहट थे। ठीक जैसे वे दोनों घबराहट की स्थिति में थे, तारों की रोशनी जैसी स्पष्ट आवाज़ फिर से आई। बड़ी बहन, क्या तुमने टिंगटिंग को देखा? यंगइंग ने अपना प्यारा अंडाकार चेहरा उठाया जिसमें अभी भी बेबी फैट था और प्रत्याशा के साथ चकित आर्य और ललिता को देखा। ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में अपने साथी की तलाश करना चाहती थी। आर्य और ललिता ने गहरी सांस ली और अपने दिलों को शांत किया। हालांकि वह मजबूत थी, यंगइंग की उपस्थिति और कार्यों ने उन्हें उसे एक बड़े शॉट के रूप में देखने से रोका। वह बस एक बहुत जीवंत छोटी लोलिता नहीं दिख रही थी। दोनों ने फिर छवि में काले बालों वाली लोलिता को देखने के लिए मुड़े। दो चोटी वाली लोलिता काफी प्यारी लग रही थी, लेकिन यंगइंग से तुलना नहीं कर सकती थी। अंत में दोनों ने अपना सिर हिलाया। ललिता ने थोड़ी शर्मिंदगी में उत्साहित यंगइंग को देखा और माफी मांगते हुए उत्तर दिया, क्षमा करें छोटी यंगइंग, बड़ी बहन ने इस छोटी लड़की को पहले नहीं देखा है। आर्य ने भी अपना सिर हिलाया और बोलने ही वाला था जब उसने छवि में कुछ विसंगतियां पाईं। बगीचे के बाहर सड़क पर एक खड़ी कार थी जिसमें 4 पहिए थे जो सड़क पर चलते थे। क्या फेडरेशन में अभी भी ऐसे वाहनों का उपयोग किया जा रहा था? वह संदेह में था, लेकिन फिर भी पूछने में कामयाब रहा, छोटी यंगइंग, ये बगीचा तुम्हारा कहाँ है? किसी व्यक्ति को खोजने के लिए स्थान को पहले पकड़ना बेहतर होगा, है ना? जब यंगइंग ने उसका सवाल सुना तो उसने कई बार अपनी पलकें झपकाईं और विचार किया। उसे एक पल के बाद कुछ याद आया और ताली बजाई। पृथ्वी, मुझे याद है कि टिंगटिंग ने पहले इसका उल्लेख किया था, हम पृथ्वी पर रहते हैं जहां झूले हैं। आर्य और ललिता उसकी प्रतिक्रिया से चौंक गए। आर्य ने ललिता को देखा और पूछा, वर्तमान पृथ्वी अब कैसी दिखती है? उसने विशेष रूप से अपने अतीत के कारण पृथ्वी की खबरों की मांग की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान पृथ्वी पर ऐसी प्राचीन कार भी नहीं है ना? ललिता स्पष्ट रूप से सन्न थी। वह कई बार पृथ्वी पर गई थी जब वह छोटी थी। हालांकि वह इसे अच्छी तरह से याद नहीं रख सकती थी, लेकिन उसे अभी भी इसकी कुछ याद थी। वर्तमान पृथ्वी में इस तरह की कार नहीं होनी चाहिए। शुरुआती इंटरस्टेलर एरा में जब गुरुत्वाकर्षण उपकरण का उत्पादन किया गया था और उड़ने वाली कारों का निर्माण किया गया था, तो ऐसे वाहन पहले ही चरणबद्ध हो चुके थे। उस समय मनुष्य अभी भी अंतरिक्ष यात्रा करने में असमर्थ थे। आर्य ने अपनी ठुड्डी को खुजलाया और पूछा, शायद पृथ्वी पर अभी भी कुछ रेट्रो जगहें हैं? ललिता ने उसका स्पष्टीकरण सुनकर अपना सिर हिलाया। ये सच हो सकता है। आखिरकार मानवता को घर देने वाले पहले ग्रह के रूप में पृथ्वी ने अभी भी कुछ सांस्कृतिक विरासत रखी होगी। कौन जानता था कि क्या कुछ ऐसे स्थान थे जिन्होंने इंटरस्टेलर एरा को बनाए रखा था। ठीक जैसे आर्य और ललिता एक ही पृष्ठ पर थे, यंगइंग ने अचानक निराशा में बोला, जब मैं टिंगटिंग को ढूंढने गई तो झूला अब वहां नहीं था। आर्य, ललिता दोनों ने यंगइंग को देखा, जो भावशून्य से भावनात्मक रूप से निराश हो गई थी। उन्होंने अपना मुंह खोला, फिर भी वे नहीं जानते थे कि क्या कहना है। क्या वह ये कहने की कोशिश कर रही है कि वह सो गई और जाग गई? वह एक बार में 2000 साल तक कैसे सो सकती है? क्या यह मानवीय रूप से संभव है? आर्य और ललिता को एहसास हुआ कि उसके एक स्टार स्पिरिट प्राणी होने की संभावना अधिक हो गई है। ललिता ने मुस्कुराते हुए और बोलते हुए गंभीर माहौल को तोड़ दिया, छोटी यंगइंग, मैं उसे खोजने में आपकी मदद करने के लिए लोगों को क्यों नहीं ढूंढती? इस बीच आप एक दिन के लिए फेडरल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं रहती? उसके दादाजी संतों में से एक हुआ करते थे। किसी व्यक्ति की जांच करना उनके लिए आसान होगा। यंगइंग ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और ललिता को देखा और पूछा, क्या हम टिंगटिंग को ढूंढ सकते हैं? ललिता हंसी, मैं आपसे इसका वादा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके द्वारा अब किए जा रहे काम से तेज होगा। जब यंगइंग ने अनिश्चितता सुनी तो उसने फिर से निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया। बगल में आर्य को अपने लीवर में दर्द महसूस हुआ। वह एक सर्वशक्तिमान बड़ा शॉट है। ललिता, क्या तुम वास्तव में उसे रखना चाहती हो? लेकिन ये देखकर कि यंगइंग कितनी दयनीय लग रही थी, आर्य ललिता का खंडन करने में असमर्थ था। प्यारी छोटी लोलिता के पास लोगों को उसकी मदद करने के लिए आकर्षित करने का रूप था। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन उसका चरित्र वास्तव में एक युवा बच्ची का था। साथ ही आर्य ने चमकती आंखों से यंगइंग को देखा। अगर वह वास्तव में महान स्टार स्पिरिट जाति से थी, तो यंगइंग केवल ग्रह को नष्ट नहीं करेगी और जान नहीं लेगी। स्टार स्पिरिट जाति तारों की रोशनी से पैदा हुई थी और ग्रह और जीवन के प्रति बहुत दयालु थी। इसके अलावा वे इतने मजबूत और प्रतिभाशाली थे कि भले ही वे हर दिन सोते थे, जब तक वे सामान्य रूप से बढ़ते थे, वे एक कॉस्मिक लॉर्ड बन सकते थे। वे अमर थे और ग्रह और जीवन के प्रति दयालु थे, इसलिए किसी भी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
पहले किसी जाति या ग्रहों को नष्ट करने वाली स्टार स्पिरिट जाति के बारे में कोई कहानी नहीं थी। इसके विपरीत ग्रहों और आकाशगंगाओं को बनाने की उनकी कई कहानियां थीं। दूसरे शब्दों में, यदि आप इस छोटी लड़की को मानव जाति के साथ छोड़ देते हैं जब तक कि वे अच्छे संबंध स्थापित करते हैं, शायद ये लोगों के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा वह लाल गोलों के कारण उसके करीब महसूस कर रही थी, शायद वह इसका फायदा उठा सकता था। आखिरकार ये छोटी लड़की अभी भी अपने छोटे दोस्त को किंडरगार्टन में एक साथ भाग लेने के लिए ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी परिपक्व नहीं हुई थी। उसे मूर्ख बनाना, खासा उसके साथ संवाद करना बहुत आसान होना चाहिए, है ना? ललिता को भी वही भावनाएं साझा करनी चाहिए, है ना? आर्य ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि ललिता यंगयिंग को प्यार से देख रही थी। उसका मुंह अनियंत्रित रूप से फड़क गया। वह शायद अधिक सोच रहा होगा। ये केवल मातृवृत्ति हो सकती है। उसके बाद ललिता ने एल्डरलिन को एक संदेश भेजा और उन्हें अपने अनुमान के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। उसे उम्मीद थी कि एल्डरलिन जल्दी से टिंग को ढूंढ सकते हैं और यंगयिंग के बारे में पता लगा सकते हैं। आखिरकार, हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यंगयिंग स्टार स्पिरिट जाति से थी, लेकिन अन्य संभावनाएं भी थीं, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से लेना पड़ा। यदि यंगयिंग वास्तव में स्टार स्पिरिट जाति से थी, तो एक अच्छा रिश्ता स्थापित करने की आवश्यकता थी। तब मानव जाति के लिए एक और मार्ग हो सकता है। एक और मार्ग। इस पर टैलुन सिस्टम में सफ़ेद बालों वाले एल्डरलिन शिक्षा विभाग के कार्यालय में बैठे थे। वह अच्छे मूड में थे और मुस्कुरा रहे थे। ललिता को अंततः उनकी शक्ति विरासत में मिली। उस छोटे छोकरे के लिए उनकी विरासत को स्वीकार करना आसान नहीं था। इस तरह, भले ही वह वास्तव में मर गए, उनकी शक्ति नीचे चली जाएगी और उन्होंने मानव जाति को विफल नहीं किया। आर्य ने इसके साथ बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा उस बच्चे की ताकत बहुत जल्दी बढ़ गई। वह प्रतिभाशाली भी था और उसका स्वभाव अच्छा था। ठीक जैसे एल्डरलिन गहराई से सोच रहे थे, उनका फ़ोन अचानक बज उठा। एक प्यार भरी मुस्कान तुरंत दिखाई दी जब उन्होंने देखा कि यह ललिता का संदेश था और उन्होंने इसे पढ़ने के लिए खोला। जब एल्डरलिन ने संदेश देखा तो वे तुरंत खड़े हो गए। उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वे हाथ जो कभी भी अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर भी नहीं कांपे थे, इस पल कांप रहे थे। स्टार स्पिरिट, एक संदिग्ध स्टार स्पिरिट प्राणी फेडरल यूनिवर्सिटी में दिखाई दिया। उनकी आंखें टिमटिमाईं और उनकी सांस तेज हो गई। ललिता और आर्य की तुलना में उन्होंने ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव किया था। हालांकि उन्होंने पहले कभी असली स्टार स्पिरिट नहीं देखा था, उन्होंने ललिता और आर्य से ज़्यादा उनके बारे में सुना था। यह मानव जाति के लिए बहुत अच्छा अवसर था। अगर यह वास्तव में एक स्टार स्पिरिट था। उन्होंने हवा में घूरा। काफ़ी समय हो गया था जब उन्होंने अपने पुराने भागीदारों से संपर्क किया था। वह अब लगभग एक बेकार व्यक्ति थे और जिम्मेदारी उनके कंधों पर डालनी पड़ी, इसलिए वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अभी ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनसे फिर से संपर्क करने की आवश्यकता थी। और उनकी आंखों में आशा की एक किरण चमकी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह उनकी चोट के लिए एक अवसर था। अगर एक स्टार स्पिरिट मदद करता है तो उनकी चोट ठीक हो सकती है। उस विचार के साथ एल्डरलिन ने एक ऐसे नंबर पर संपर्क किया जिससे उन्होंने बहुत लंबे समय से संपर्क नहीं किया था। डॉन सिस्टम, ग्रह जिन्याओ। जंगल की गहराई में एक विशाल तेज बहने वाला झरना था। झरने के नीचे एक विस्तृत नदी थी जो दूरी की ओर मुड़ी हुई थी। झरने के पास नदी के किनारे एक लॉग केबिन बनाया गया था। इस पल केबिन के सामने नदी के किनारे एक पतला बूढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा था। नदी पर मछली पकड़ने वाला बोया अचानक 2 बार चला और मूल रूप से नींद से भरे बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपनी सांस रोक ली और इंतजार किया। बस इस पल एक कान छेदने वाली घंटी गूंजी। नदी के नीचे प्रकाश की एक छोटी सुनहरी धारा चमकी और दूरी में भाग गई। पतले बूढ़े आदमी ने उस शिकार को देखा जिसके लिए वह 3 साल से इंतजार कर रहा था। उसने पागल होकर अपने पैर रौंदे और उसका पूरा पदचिह्न कठोर मिट्टी में गहराई से अंकित हो गया। उसने कोसा जब उसने अपना फ़ोन निकाला और आने वाली कॉल को देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और इसमें एक हैरान नज़र थी। फिर उसने सफ़ेद दांतों का एक मुंह दिखाया और कॉल का जवाब दिया। यो, बूढ़े लिन, तुमने सैकड़ों वर्षों से मुझसे संपर्क नहीं किया और अब तुम अंततः अपने इस बूढ़े भाई से संपर्क करने के लिए तैयार हो। बोलो मत, मेरी बात सुनो। पतले बूढ़े आदमी द्वारा एल्डरलिन ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन दोनों ने छोटी बात करने का समय होने से पहले ही फ़ोन काट दिया। एल्डरलिन को यंगयिंग और टिंग के बारे में पता लगाने की आवश्यकता थी जबकि पतले बूढ़े आदमी को उसके बाद व्यक्तिगत रूप से योजनाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। एक अज्ञात व्यक्ति जो बिना उसे जाने फेडरल यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकता था, वह संभवतः महान स्टार स्पिरिट हो सकता था। पतले बूढ़े आदमी ने अपनी कनपटी रगड़ी और खुद से बड़बड़ाया, आर्य, ये फिर से वही आर्य है।
वह हाल ही में उस साथी के बारे में खबरें सुन रहा था। उसकी आंखें टिमटिमाईं, और अगर यह इस संकट के लिए नहीं होता तो उसे मिलने का मौका खोजना पड़ता। अब उसे पहले इस मामले की देखभाल करनी थी। अगर यह एक स्टार स्पिरिट था तो यह अद्भुत होगा। ललिता द्वारा संदेश भेजने के बाद उसने राहत की सांस ली। यह मामला बहुत बड़ा था, वह और आर्य इसे खुद नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उन्होंने सुदृढ़ीकरण खोजने का फैसला किया। ये देखकर आर्य थोड़ा आराम से हो गया कि ललिता ने संदेश भेज दिया है। फिर ललिता यंगयिंग पर मुस्कुराए और धीरे से कहा, छोटी यंगयिंग, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमें आपके दोस्त को ढूंढने के लिए लगभग 1 दिन की आवश्यकता होगी। आप पहले वापस जाकर आराम क्यों नहीं करती? कल फिर यहाँ वापस आएं, हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे। जब यंगयिंग ने वह सुना तो उसके भावहीन चेहरे पर प्रत्याशा का एक नज़र चमका और उसने सिर हिलाया। हम। जैसे ही वह बोली, वह सड़क के किनारे बड़े पेड़ की ओर मुड़ी और सावधानी से अपना बैग अपने सामने रख दिया। फिर उसने अपने बैग को गले लगाया और बैठ गई, पेड़ के खिलाफ झुक गई। उसने आर्य और ललिता को भावशून्य देखा और कहा, मैं अब आराम करूंगी, कल मिलते हैं। आर्य, ललिता, तुम यहाँ आराम कैसे कर सकती हो? हालांकि यह छोटी लड़की एक शक्तिशाली बड़ी बॉस थी, एक छोटी लड़की को इस तरह बाहर आराम करने देना, यहाँ तक कि आर्य भी थोड़ा शर्मिंदा था। ललिता का तो उल्लेख ही नहीं। क्या उसके पास घर नहीं है? आर्य ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। छोटी यंगयिंग, क्या तुम आमतौर पर ऐसे आराम करती हो? यंगयिंग ने आर्य को देखा और संदिग्ध लग रही थी। पूरा तारों भरा आकाश मेरी आराम करने की जगह है, क्या कुछ गलत है? आर्य, ललिता, दोनों ने यंगयिंग के भावहीन चेहरे को देखा और चुप हो गए। अंत में ललिता ने कहा, यंगयिंग, तो तुम मेरी जगह पर क्यों नहीं सोती? जब आर्य ने वह सुना तो उसने अपनी भौहें उठाईं और ललिता को देखा। चूंकि हमें इंतजार करना होगा, तुम दोनों मेरी जगह पर आ सकती हो। ललिता मुड़ी, आर्य को देखा और बिना कुछ कहे अपने होंठ सिकोड़ लिए। यंगयिंग को उम्मीद नहीं थी कि ये 2 लोग उसे घर आमंत्रित करेंगे। उसने दोनों को बिना किसी अभिव्यक्ति के देखा और कुछ समय तक चुप रहने के बाद वह कुछ हद तक अनिश्चित लग रही थी और कहा, क्या मैं वास्तव में जा सकती हूँ? आर्य और ललिता ने एक दूसरे को देखा। ये छोटी लड़की इतनी मजबूत कुलीन कैसे है? अगर उन्होंने अभी इस छोटी लड़की की अद्भुत चालें नहीं देखी होती तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि यह शर्मीली और भावहीन छोटी लड़की वास्तव में इतनी मजबूत होगी। आर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ। बस इस पल एक आवाज़ सुनी जा सकती थी और सुनहरी और गुलाबी रोशनी आकाश से गिर गई, 2 लड़कियों में बदल गई। आर्य और ललिता ने उतरते हुए 2 लोगों को देखा और कुछ हद तक हतप्रभ थे। ये नैना और कियूयूहेशा थीं। ऐसा लगता है कि जिस पल ललिता का संदेश भेजा गया, दूसरी तरफ ने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन क्या ये थोड़ा बहुत तेज नहीं है? उन्होंने वास्तव में केवल कुछ ही मिनटों में 2 लोगों को भेज दिया। इसके अलावा ये दोनों क्यों? आर्य ने ललिता को संदेह से देखा और ललिता मुस्कुराई। यंगयिंग लड़कियों के साथ अधिक सहज लग रही थी और मैंने एल्डरलिन को इसका उल्लेख किया। आर्य का मुंह फड़का। कोई आश्चर्य नहीं कि ये 2 लोग आए। आर्य ने नैना और कियूयूहेशा को देखा जो एक दूसरे को घूर रही थीं और एक प्रतिकूल माहौल था। वैसे उसने कियूयूहेशा के नामांकन निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। उसने सोचा कि क्या ये विनाशकारी रूप से सुंदर महिला ईर्ष्या रखेगी। अगर उसने ऐसा किया, आर्य ने इस व्यक्ति की आकर्षक गॉड के बारे में सोचा और उसे सिरदर्द हुआ। यदि उसने उसके साथ निपटने के लिए इस गॉड का उपयोग किया तो प्रभाव नैना की लोहे की मुट्ठी से भी बदतर नहीं होगा। आर्य घबराने लगा। इस पल कियूयूहेशा ने नैना के प्रति एक प्यारी मुस्कान दिखाई और उसका स्वर मोहक था जब उसने कहा, मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि तुम जैसी हिंसक लोहे की मुट्ठी वाली माँ ड्रैगन एक बच्चे की उचित देखभाल कैसे कर सकती है। उच्च अधिकारियों ने तुम्हें क्यों भेजा? मेरे रास्ते में मत आना। जब नैना ने वह सुना तो वह परेशान थी और कियूयूहेशा को घूरा। तुम्हारा उससे क्या मतलब है? मैं निश्चित रूप से तुम जैसी लोमड़ी की तुलना में बच्चे की देखभाल करने में कहीं बेहतर हूँ। आर्य और ललिता, वे ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी कैसे लड़ सकती थीं? उनका रिश्ता थोड़ा बहुत भयानक है ना? लेकिन गनीमत है, इन 2 लोगों को पता था कि वर्तमान स्थिति अधिक महत्वपूर्ण थी और यह शुरुआत में एक दूसरे के लिए अवमानना का एक विनम्र आदान प्रदान था। उन्होंने आगे बात नहीं की और एक दूसरे से दूर हो गईं। यंगयिंग ने शुरुआत में केवल उन दोनों को देखा, फिर अपनी नज़र वापस ले ली और सावधानी से अपना लाल स्कूल बैग ले गई और ललिता की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था कि ललिता उसे अच्छी महक वाले आर्य की तुलना में अधिक पसंद थी। इसने वास्तव में आर्य की भावनाओं को आहत किया। वह निराशा में था क्योंकि वह लिंग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। उनके झगड़े को रोकने के बाद कियूयूहेशा यंगयिंग को देखने के लिए मुड़ी। ये छोटी लड़की, मुझे बिल्कुल भी कोई आभा महसूस नहीं हो रही है। क्या ये छोटी लड़की वास्तव में एक सुपर मजबूत प्राणी है? कियूयूहेशा की आंखें टिमटिमाईं और वह अविश्वास में थी। हालांकि ऐसा होने पर भी वह अभी भी थोड़ी सतर्क थी।
फिर उसने आर्य को देखा जो यंगइंग के बगल में था। आर्य को देखने के बाद कियूयूहेशा का मुंह ऊपर की ओर मुड़ गया और एक आकर्षक मुस्कान दिखाई जिससे आर्य घबरा गया। इस साथी ने वास्तव में उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वह उस हिंसक लोहे की मुट्ठी वाली माँ ड्रैगन के पास भाग गया। लेकिन क्योंकि यंगइंग यहाँ थी इसलिए वह आर्य के साथ मुसीबत नहीं ढूंढ सकी। नैना ने भी यंगइंग को देखा जो समय समय पर उसे और लोमड़ी को देख रही थी। ये चांदी के बालों वाली छोटी लड़की वास्तव में एक स्टार स्पिरिट जाती है। समाचार प्राप्त करने के बाद दोनों तुरंत दौड़ पड़ीं। जिन्याओ सेज अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके वहां गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यंगइंग एक साधारण छोटी लड़की लग रही थी। बस इतना है कि हवा में एक आभा थी जिससे वह कांप उठे। इसने उन्हें यह भी समझा दिया कि छोटी लड़की स्टार स्पिरिट जाति की थी या नहीं, वह एक साधारण प्राणी नहीं थी। भले ही वह वहां आए, वह कुछ भी नहीं बदल सके, इसलिए वह बड़ा हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते थे और दोस्ताना तरीके से उसके साथ संवाद करने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से यंगइंग अभी भी इस बिंदु तक एक असली छोटी लड़की की तरह काम कर रही थी। वह इस तरह क्यों थी वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने शीर्ष दो आंकड़े नैना और कियूयूहेशा को बुलाने का फैसला किया। एक तरफ आर्य और ललिता के तनाव को कम करने के लिए और दूसरी तरफ मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इस पल ललिता ने यंगइंग के सिर को छुआ और मुस्कुराई। छोटी यंगइंग, ये दो बड़ी बहनें मदद करने के लिए यहाँ हैं। जैसे ही वह बोली उसने यंगइंग को नैना और कियूयूहेशा से मिलवाया। नैना और कियूयूहेशा हतप्रभ थीं जब उन्होंने ललिता को यंगइंग के सिर को छूते देखा। ओह माय गॉड, यह एक बड़ा बॉस था जो एक सन से ज्यादा मजबूत था। वह उसके सिर को इस तरह कैसे छू सकती थी। उन्हें अचानक लगा कि डॉन सिस्टम का भविष्य दुर्भाग्य से भरा होगा। अगर यह छोटी लड़की परेशान हो जाती है और पूरे सिस्टम को नष्ट कर देती है तो मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्हें पहले कभी प्यार नहीं हुआ था, बस ऐसे ही मरना बहुत अफसोस की बात थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यंगइंग द्वारा ललिता का परिचय सुनने के बाद उसने उन दो लोगों पर नजर डाली और अंततः अपनी स्पष्ट आवाज में बोली, नमस्ते बड़ी दीदी नैना और बड़ी दीदी शा। नैना, कियूयूहेशा दोनों उसकी प्यारी आवाज से सन थीं और यंगइंग को अविश्वास में देखा। क्या ये छोटी लड़की वास्तव में एक सुपर मजबूत प्राणी है। लेकिन ये छोटी लड़की वास्तव में प्यारी लग रही थी जब उसने उनका अभिवादन किया। उसकी आवाज़ वास्तव में सुखद थी। ये बहुत अच्छा नहीं है। उनकी आंखें शुरू में सतर्कता से भरी थीं, लेकिन अब वे धीरे धीरे कोमल हो रही थीं। फिर नैना ने सबसे गर्म मुस्कान दिखाई जो वह कर सकती थी। नमस्ते छोटी यंगइंग। ये स्पष्ट था कि यह पहली बार था जब इस शराबी ने एक बच्चे को मनाने की कोशिश की थी। आर्य का लीवर बस देखकर ही दुख रहा था। यह अभी उसके आत्मविश्वास और नेक तरीके से बिल्कुल अलग था। वह सोच रहा था कि उसे यह कहने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला कि वह बच्चों के साथ बहुत अच्छी थी। कियूयूहेशा बहुत बेहतर थी। वह नीचे झुकी और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराई क्योंकि उसने यंगइंग पर हाथ हिलाया। नमस्ते छोटी यंगइंग। उसकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक थी, उसका स्वर दोस्ताना था और यह उसके सामान्य आकर्षक स्वयं से बिल्कुल अलग था। आर्य, नैना और ललिता चौंक गए और कियूयूहेशा को अजीब तरह से देखा। वे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस पल आर्य मुस्कुराया। टीचर नैना, टीचर कियूयू, हम पहले मेरे डॉम्प में वापस क्यों नहीं जाते? उसने चारों ओर देखा और छात्र वापस आने लगे थे। अगर वे अभी नहीं गए तो वे बाद में दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। नैना और कियूयूहेशा यहाँ थीं। आखिरकार इन दो लोगों के यहाँ होने से भले ही कुछ नहीं हुआ, अगर छात्रों ने उन्हें देखा तो यह एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा वे नहीं जानते थे कि छोटी यंगइंग भीड़ के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करेगी, इसलिए वे ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी अप्रत्याशित न हो। कम से कम अभी सब कुछ स्थिर था। नैना और कियूयूहेशा ने डॉर्मेट्री के प्रवेश द्वार पर नजर डाली और स्पष्ट रूप से कई उड़ने वाली कारें और मानव आकृतियां देख सकती थीं, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। नैना आर्य की ओर मुस्कुराए। छोटे छोकरे, हमें इस बार फिर से तुम्हें परेशान करना होगा। वह नहीं जानती थी कि इस लड़के के बारे में इतना खास क्या था कि उसके साथ हमेशा कुछ अनोखा होता था। स्नातक परीक्षण के दौरान इंसेक्टॉइड ज्वार से लेकर प्रवेश परीक्षा के दौरान स्पिरिट मेटल खदान तक उसने नामांकन करते ही एक ऐसे मजबूत प्राणी का भी सामना किया। पता नहीं इसे अच्छी किस्मत माना जाता है या नहीं, लेकिन इस साथी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। नैना ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की। आर्य मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। टीचर, आप मजाक कर रही हैं, मैं बस यंगइंग को किसी को ढूंढने में मदद कर रहा हूँ। बेशक, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि ललिता ने मदद की। अगर वह अकेला होता तो वह बहुत कुछ नहीं कर पाता और शायद स्कूल के मंच में एक पोस्ट भेज देता। जैसे ही आर्य बोला, वह सबको अपने डॉर्मेट्री में वापस ले आया।
एलीट क्लास नए छात्रों डॉर्मेट्री के बाहर एक कुलीन छात्र उड़ने वाली कार चला रहा था और उसके साथी से अचानक विस्मयादिबोधक हुआ। लानत है, वहां देखो। वह इतना हैरान था कि उसका हाथ कांप गया और उड़ने वाली कार थोड़ी बह गई। उसने अपने साथी को कठोरता से देखा। क्या हुआ? अगर मैं दुर्घटना में पड़ गया तो क्या तुम जिम्मेदार होगे? हो कमीने, मैंने तुम्हें ऑटो पायलट मोड चालू करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने व्यक्तिगत रूप से उड़ान भरने पर जोर दिया। अब तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। चलो पहले इसके बारे में बात नहीं करते। वहां देखो, क्या वह भव्य कियूयू हेशा नहीं है? कहाँ कहाँ? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, पीछे के दो अन्य छात्र जल्दी से झुक गए। जो छात्र गाड़ी चला रहा था उसने भी जल्दी से उस दिशा में देखा जहां उसका साथी इशारा कर रहा था। उसी समय ऑटो पायलट मोड चालू कर दिया। कियूयू हेशा, वह फेडरल में कई पुरुषों का सपना थी। वह वास्तव में नए छात्रों के डॉर्मेट्री क्षेत्र में दिखाई दी। वे बस इसके बारे में सोचकर उत्साहित हो गए। लगता है कि यह सच है। क्या वह टीचर नैना किनारे पर है? और ललिता और वह आर्य है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह साथी फिर से, ऐसा लगता है कि टीचर कियूयू और टीचर नैना उसे ढूंढने आई थीं। सब ने आह भरी। प्रतिभाशाली होना वास्तव में अच्छा था, यहाँ तक कि कियूयू हेशा और नैना भी उसे ढूंढना चाहती थीं। उनके लिए ईर्ष्यालु न होना असंभव था। रुको रुको, क्या तुम वहाँ एक छोटी लड़की को देखते हो? मुझे ऐसा लगता है, अचानक मुझे इसके बारे में बुरा अनुमान है। इस पल एक छात्र ने दूसरे छात्र के कंधे पर थप्पड़ मारा और कहा, बिल्कुल नहीं। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद अन्य तीन लोगों ने एक ही समय में जानलेवा इरादे से उसे घूरा। कोई भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता। अपने साथियों से जानलेवा घूर महसूस करते हुए उसने अपनी थूक निगल ली और अपने विचारों को अपने तक ही रखा। उसकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन नैना और कियूयू हेशा का डॉर्मेट्री क्षेत्र में दिखाई देना एक बड़ी बात थी और हर कोई इसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं सका। आर्य के डॉर्मेट्री में नैना, कियूयू हेशा, ललिता और यंगइंग हॉल में दाखिल हुए और सोफे पर बैठ गए। नैना और कियूयू हेशा ने हॉल के लेआउट पर एक नज़र डाली और आखिरकार नैना ने आह भरी। मुझे ये याद आती है, मुझे छात्र डॉर्मेट्री में आए कई साल हो गए हैं। तब वह भी एक फेडरल यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। जब से उसने स्नातक किया और यंग ड्यूक बनी, वह स्कूल की मानद व्याख्याता बन गई थी और तब से डॉर्मेट्री में वापस नहीं लौटी थी। कियूयू हेशा का मुंह हैंग गया। ये एम्परर कैपिटल एकेडमी के छात्र डॉर्मेट्री जितना आरामदायक नहीं है। कियूयू हेशा एम्परर कैपिटल एकेडमी की छात्रा थी और दोनों एक ही कक्षा में थे। वे नामांकन के बाद से अब तक लड़ रहे थे। तुमने क्या कहा? नैना ने आक्रामक रूप से कियूयू हेशा को घूरा। कोई अपने अल्मा मैटर की आलोचना कर सकता है, लेकिन दूसरों की आलोचना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या अधिक है, ये व्यक्ति उसकी शपथ दुश्मन थी। नैना गुस्से में थी। कियूयू हेशा मुस्कुराए। मुझे लगता है कि यह कुछ खास नहीं है। नैना ऐसी लग रही थी जैसे वह फटने वाली थी, इसलिए आर्य ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। वह, क्या तुम लोग खाना चाहते हो? मेरे पास यहाँ कुछ स्वादिष्ट भोजन है। छोटी यंगइंग, क्या तुम भूखी हो? उसका दिल कड़वा था, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। ये दो लोग वास्तव में उनके लिए चीज़ों को और अधिक कठिन बनाने के लिए यहाँ थे। हो, उन्हें मिलते ही झगड़ा क्यों करना चाहिए? और बच्चे के सामने बहस करना अच्छा नहीं है ना? और वे ऐसे भी लगते हैं जैसे वे लड़ना चाहते थे। ये यंगइंग के विकास के लिए बहुत स्वस्थ नहीं है। यंगइंग अभी भी इस पल एक शुद्ध और अच्छा बच्चा लग रही थी। अगर वह उनसे सीखती है और एक ग्रह को नष्ट कर देती है, तो वे बर्बाद हो जाएंगे। आर्य ने जो कहा उसे सुनने के बाद दोनों लोगों को याद आया कि यंगइंग यहाँ थी। अधिक खतरनाक मिशनों के लिए दोनों अभी भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो सकती थीं। लेकिन समस्या ये थी कि यंगइंग बहुत ज़्यादा एक छोटी लड़की की तरह लग रही थी और उन्हें वह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगी, इसलिए वे अवचेतन रूप से संचार के अपने सामान्य तरीके में चले गए। यंगइंग ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और आर्य के ऐसा कहने के बाद उसने उस पर पलक झपकाई और उसकी नीली आंखों में भ्रम का संकेत दिखाई दिया। भूखी? भूख क्या है? खाओ। खाना क्या है? आर्य, उसने भ्रमित यंगइंग को अविश्वास में देखा। इस छोटी लड़की ने पहले कभी नहीं खाया। कितनी अफसोस की बात है। जीने का क्या मतलब है अगर कोई स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं ले सकता? ये कैसी यातना थी? आर्य बस ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। उसने तुरंत यंगइंग को सहानुभूतिपूर्वक देखा। हैंडसम बड़ा भाई तुम्हें खाना सिखाएगा। उसने यंगइंग को कड़वाहट के समुद्र से बचाने का फैसला किया। यह एक भोजन प्रेमी की विरासत है। ललिता और नैना निशब्द थीं जब उन्होंने आर्य की दृढ़ नज़र देखी। यह मूर्ख फिर से अजीब हो गया है। कियूयू हेशा आर्य से बहुत परिचित नहीं थी और केवल उसके निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए उसे याद करती थी। आर्य जिस तरह से अभिनय कर रहा था उसे देखकर कियूयू हेशा का सिर प्रश्न चिन्हों से भर गया। यंगइंग मानव नहीं है, तो उसके न खाने में इतना अजीब क्या है?
ये साथी इस पल एक मिशनरी जैसा क्यों लग रहा है? आर्य एक मर्द बनना चाहता था। उसने यंगइंग को पेटू के तरीकों और रहस्यों को सिखाने का फैसला किया था और स्वाभाविक रूप से अलीशा द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट भोजन निकाला। उसका भंडार अब बहुत नहीं था और उसका इरादा इस पर बचत करने का था। लेकिन यंगइंग की दयनीय स्थिति के कारण आर्य ने उसकी अच्छी देखभाल करने का फैसला किया। वैसे भी अलीशा का सुदृढ़ीकरण जल्द ही आने वाला था। स्वादिष्ट भोजन जिसने एक आकर्षक खुशबू उत्सर्जित की क्षेत्र को भर दिया। यंगइंग अपनी नाक के साथ एक सूंघने का विरोध नहीं कर सकी। उसने जिज्ञासा के साथ देखा। उसने पहले कभी ऐसी खुशबू का अनुभव नहीं किया था। उसे पहले एक समान खुशबू की याद आई, लेकिन यह उतनी सुगंधित नहीं थी। आर्य मुस्कुराया और उस पर हाथ हिलाया। यहाँ आओ और खाओ। ललिता ने यंगइंग की ओर देखा जो एक तरफ खड़ी थी और मेज पर भोजन का अवलोकन किया, उसकी ओर गर्मजोशी से मुस्कुराए। उसने फिर पूछा, यंगइंग, क्या तुम कुछ आजमाना चाहती हो? यंगइंग की नीली आंखों में इच्छा चमक उठी जब उसने अपना मुंह खोला। क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक तुम कर सकती हो यंगइंग, ये सब एक बहुत ही प्यारी बड़ी बहन ने बनाया था। तुम आ सकती हो और इसे आजमा सकती हो, है ना? आर्य ने मुस्कान के साथ जोड़ा। अलीशा का स्वादिष्ट भोजन वास्तव में स्वादिष्ट था। खाना पकाने के समय उसकी शक्ति अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थी, इसलिए स्पिरिट फूड का ग्रेड परिणामस्वरूप उच्च नहीं था। हालांकि खुशबू और स्वाद पूर्ण थे। जब नैना और क्यूयूहेशा ने यंगइंग के भावहीन चेहरे पर थोड़ा उत्साह देखा तो वे मुस्कुराईं और उसे प्रोत्साहित किया। छोटी यंगइंग, क्या तुम इसे आजमाना चाहती हो? ऐसे समय होते हैं जब दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना मुश्किल नहीं होता है, बस उनकी रुचियों को समझने के लिए दिल का उपयोग करना एक अच्छी शुरुआत है। और शायद उन चीज़ों को साझा करके जिनका आप आनंद लेते हैं। कौन जानता था कि क्या दूसरों को ये पसंद आ सकता है? ये सुनकर कि यह एक प्यारी बड़ी बहन द्वारा बनाया गया था, उसकी चमकती नीली आंखों में तारों की रोशनी चमक उठी जब उसने आर्य की ओर देखा। क्या वह बड़ी बहन ललिता जितनी प्यारी है? यंगइंग के सवाल ने तुरंत जगह को शांत कर दिया। नैना और क्यूयूहेशा ने आर्य की ओर देखा जो अकड़ गया था। उनके चेहरों पर एक मुस्कान बन गई जैसे कि वे एक शो का आनंद ले रहे थे। ललिता का मुंह हैंग गया क्योंकि उसे भी कुछ अजीब लगा। उसने एक उदासीन मुस्कान दी और आर्य को देखा, ये जानना चाहती थी कि मूर्ख क्या कहेगा। आर्य ने यंगइंग को अविश्वास में देखा। क्या वह नहीं जानती कि कुछ शब्द हैं जो कभी नहीं बोले जा सकते? लड़कियों की तुलना करना बिल्कुल मना है। मैं मर जाऊंगा चाहे मैं जो भी कहूं कि कौन अधिक प्यारा है, ठीक है? उसने एक सूखी खांसी दी और जितना संभव हो उतना सीधा बोला। दो बड़ी बहनें प्यारी होने के मामले में अलग हैं, वे दोनों बहुत प्यारी हैं। छोटी यंगइंग, तुम निश्चित रूप से उसे उतना ही पसंद करोगी जितना तुम ललिता को पसंद करती हो। नैना और क्यूयूहेशा ने मुंह फुलाया जैसे कि प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हों। ये वह परिणाम नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ललिता ने अपनी भौहें उठाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। ये सुनकर यंगइंग उस स्वादिष्ट भोजन को देखने के लिए मुड़ी जिसने आकर्षक खुशबू उत्सर्जित की और एक घूंटलार निगल ली। उसने जोर से अपना सिर हिलाया। मैं खाना चाहती हूँ। उसे लगा कि आर्य जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास इतना अच्छा महकने वाला भोजन है, वह उससे झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन बेशक ये तथ्य कि भोजन वास्तव में सुगंधित था, इसका हिस्सा था। यंगइंग के शब्दों को सुनकर हर कोई मुस्कुराया। यंगइंग ने स्वेच्छा से आर्य के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। यह एक अच्छी शुरुआत थी। ललिता खड़ी हो गई और यंगइंग को अपना लाल स्कूल बैग ले जाते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा, यंगइंग, तुम हमेशा इस बैग को क्यों पकड़े रहती हो? यंगइंग ने सावधानी से बैग को ऊपर रखते हुए जवाब दिया, ये टिंग द्वारा दिया गया था, मैं उसके साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। हर किसी ने एक दूसरे को देखा जब उन्होंने कारण सुना और देखा कि वह बैग के साथ कितनी सावधान थी। ये छोटी लड़की अपने दोस्त के उपहार को इतना महत्व देती है, उसके लिए बुरा व्यक्ति होना असंभव है ना? ये देखकर कि यंगइंग बैग को कितना कीमती मानती थी, क्यूयूहेशा की नज़र दूर की लग रही थी, जैसे कि कुछ याद किया हो। उसकी नज़र कोमल हो गई जब वह यंगइंग के छोटे सिर को सहलाने के लिए नीचे झुकी। यंगइंग इतनी अच्छी लड़की है। यंगइंग मूल रूप से क्यूयूहेशा के हाथ से बचना चाहती थी, लेकिन उसकी कोमल आवाज़ और शब्द सुनने के बाद उसकी आंखों में गर्व का संकेत चमका और उसने सिर हिलाया। नैना सन रह गई जब उसने देखा कि यंगइंग क्यूयूहेशा के हाथ से नहीं बची। क्या वह वास्तव में लोमड़ी आत्मा है? वह इस बच्चे के साथ इतनी अच्छी क्यों है? उसने हमेशा सोचा था कि क्यूयूहेशा उसके जैसी ही थी। किसने सोचा होगा कि उसके पास ऐसी तकनीक छिपी थी? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास वास्तव में छोटे बच्चों को मनाने की कोई प्रतिभा नहीं है? नैना थोड़ी निराश थी। तभी आर्य मुस्कुराया। यंगइंग, तुम इस तरह अपना बैग ले जाकर नहीं खा सकती, क्या तुम इसे सोफे पर रख सकती हो? यंगइंग चुप हो गई और एक पल के लिए सोचा। उसने फिर आर्य और अन्य को देखा और सावधानी से बैग को सोफे पर रख दिया। जब उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उनकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई।
वे देख सकते थे कि उनके प्रति यंगयिंग की सतर्कता लगातार कम हो रही थी। बेशक वह शुरुआत से ही उनके खिलाफ सतर्क नहीं भी हो सकती है। आखिरकार उसकी व्यक्तिगत ताकत बेहद भयानक थी और शायद एक तारा प्रणाली का विस्फोट भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके बाद हर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। चूंकि यंगयिंग केवल 1 मीटर विषम लंबी थी, उसने कुर्सी पर संघर्ष किया, खुद को अधिक आरामदायक बनाना चाहती थी। ललिता ने उसे उठाया और उसे अपनी गोद में बैठाया और मुस्कुराए। यंगयिंग, क्या तुम इस तरह खा पाओगी? यंगयिंग ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसकी बड़ी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जैसे कि उत्साह में हों। आर्य का मुंह काम गया जब उसने उसे यंगयिंग को ले जाते देखा। बच्चा होना कितना अच्छा है। इसके बाद उसने अपनी पसंदीदा मीठी और खट्टी सुअर की पसली का एक टुकड़ा उठाया और इसे यंगयिंग के कटोरे में रखा और कहा, यंगयिंग, इसे आजमाओ, ये बहुत अच्छा है। यंगयिंग ने किनारे पर चॉपस्टिक को देखा लेकिन अपने छोटे हाथों से इसे नहीं उठाया। ललिता ने तुरंत सुअर की पसली उठाने के लिए अपनी का उपयोग किया और इसे अपने मुंह पर रखा। यहाँ, यंगयिंग, अपना मुंह खोलो। आर्य को ईर्ष्या का एक विस्फोट महसूस हुआ। क्या राजा ग्रेड सेवा है, वह बेकार बैठ सकती है और उसे खाना खिलाया जा सकता है। वह भी यह चाहता था। बगल में नैना और क्यूयूहेशा ने उत्साह से देखा। ये सबसे अच्छा होगा अगर उसे यह पसंद आए। यंगयिंग ने अपना मुंह खोला और पूरी सुअर की पसली निगल ली। लेकिन कमरे में 4 लोगों को जिसने हतप्रभ कर दिया वह ये था कि सुअर की हड्डी के अलावा छोटी लड़की ने चॉपस्टिक भी खा ली। चॉपस्टिक जो काटी गई थी वह उसके मुंह में गायब हो गई। हर कोई, खाने का ऐसा तरीका भी है। वे सब सन थे। क्यूयूहेशा ने तुरंत चिंता से बोला, यंगयिंग, चॉपस्टिक बाहर थूको, इसे खाया नहीं जा सकता, यह अटक जाएगा। वह वाक्य के बीच में रुक गई। क्या इस छोटी लड़की के साथ ऐसी घटना होगी? कौन जानता है कि क्या यह उसके लिए सामान्य है? आर्य और अन्य ने एक दूसरे को देखा। तभी यंगयिंग की नीली आंखें चमक उठी क्योंकि तारों की रोशनी उसकी आंखों में भर गई। वह एक स्पष्ट और उत्साहित आवाज में बोली, बहुत अच्छा। जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें अब चॉपस्टिक खाए जाने की परवाह नहीं थी। जब तक यंगयिंग को ये पसंद है, ये ठीक था। यह एक अच्छा रिश्ता बनाने में पहला कदम था। सबने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में तारों की रोशनी फिर से चमकी जब यंगयिंग ने आर्य को देखा। आर्य, मुझे और चाहिए। आर्य मुस्कुराया, हम यहाँ और है। खाना कहाँ है? मेरा खाना कहाँ है? वह बीच में रुका और बेदाग मेज को घूरा। क्या उसने अभी स्वादिष्ट भोजन से मेज नहीं भरी थी? खाना कहाँ है? खाना तो दूर की बात है, प्लेटें भी क्यों चली गई हैं? उसने अविश्वास में अपना सिर उठाया और महसूस किया कि ललिता, नैना और साथ ही क्यूयूहेशा भी बेदाग मेज को घूर रही थीं। चारों यंगयिंग को देखने के लिए मुड़े, जो अपनी चमकदार आंखों और अपने होठों पर तेल के एक संकेत के साथ आर्य को देख रही थी। आर्य ने देखा कि तेल का दाग निश्चित रूप से मीठे और खट्टे सुअर के मांस से नहीं था, बल्कि बारबेक्यू सुअर के मांस से था। माहौल अजीब हो गया। आर्य ने यंगयिंग की चमकती आंखों को देखा और अचानक अपने लीवर में दर्द महसूस किया। वह गलत था, वह शुरू से ही गलत था। उसे कभी भी यंगयिंग को खाना सिखाने की पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने उसे नहीं सिखाया होता तो मेज पर स्वादिष्ट भोजन अभी भी होता और उसे लीवर में दर्द नहीं होता। उसकी अनूठी स्वाद कलियों से डरने और यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन की प्रचुरता तैयार करने के बारे में सोचने पर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रतिबिंबित कर सकता था कि वह अपने ऊपर ऐसी बुराई क्यों लाया। आर्य को अपने दिल में दुख हुआ। बगल में नैना और क्यूयूहेशा ने अपनी आंखों में सदमे के साथ एक दूसरे को देखा। यहाँ तक कि उन्होंने भी नहीं देखा था कि यंगयिंग ने मेज पर सारा खाना कब खा लिया था। हालांकि यह संदेह था कि यंगयिंग एक शक्तिशाली प्राणी थी, उन्होंने अब वास्तव में इसे महसूस किया। इस समय यंगयिंग की आवाज़ फिर से आई, आर्य, क्या सभी अच्छे भोजन समाप्त हो गए हैं? उसकी स्पष्ट आवाज़ में संदेह का संकेत था, जैसे कि यह समझने में असमर्थ हो कि आर्य ने और अच्छा भोजन बाहर क्यों नहीं लाया था। सवाल सुनकर आर्य का मुंह फड़कने लगा। उसने चुपचाप साफ मेज की ओर इशारा किया और बोलने ही वाला था जब उसे एहसास हुआ कि मेज के कोने पर एक काट है। आर्य, उसने मेज खाने की भी कोशिश की। उसने सीधे तौर पर पूछा, मेज पर खाना कहाँ है? यंगयिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और उदासीनता से उत्तर दिया, मैंने उन्हें खा लिया। ये कहते हुए उसने मेज के उस कोने की ओर इशारा किया जिसे उसने काटा था और अपनी आवाज़ में तिरस्कार के संकेत के साथ भौहें सिकुड़ीं। ये खाने में अच्छा नहीं है। आर्य, ललिता, नैना, क्यूयूहेशा। माहौल फिर से शांत हो गया। एक पल बाद आर्य ने अपने दिल में दर्द के साथ बोला, यंगयिंग, खाना खाते समय सबको साथ खाना चाहिए, और तुम चॉपस्टिक और प्लेटें भी नहीं खा सकती। हालांकि उनके शरीर पत्थरों को भी पचाने में सक्षम थे, लेकिन उनके पास चॉपस्टिक या प्लेटें खाने का भी निर्लज विचार कभी नहीं था। यंगयिंग ने पलकें झपकाईं और ललिता को देखने के लिए मुड़ी। बड़ी बहन ललिता, क्या आर्य जो कहता है वह सच है? जब उसने उसके संदेह सुने तो उसने लगभग खून थूक दिया।
तुम छोटी लड़की, तुम अभी संदिग्ध क्यों नहीं थी जब मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था और केवल इस पल संदिग्ध हुई। वह केवल तब संदिग्ध हुई जब वह और खाना चाहती थी। वह कभी इसकी अनुमति नहीं देगा। उसके पास अभी तक कोई नहीं था। अगर मैं उसे हरा सकता तो मैं निश्चित रूप से उसके नितंबों को थप्पड़ मारता। जब ललिता, नैना और कियूयुहेशा ने आर्य का असहाय चेहरा देखा तो वे सभी हंस पड़ीं। किसने सोचा होगा कि आर्य, बड़ा खाने का शौकीन, वास्तव में यंगयिंग, एक छोटे खाने के शौकीन का सामना करेगा। ये छोटा खाने का शौकीन एक सच्चा विशेषज्ञ था जो वास्तव में आर्य को ऐसी अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए मजबूर करता था। उन सभी ने अचानक इसे बहुत मनोरंजक पाया।